हम लोग आज ये जनगणना से सेंसस से कुछ करेंगे, ठीक है। सेंसस का आंकड़ा देखेंगे भारत का, ठीक है, इंडिया का सेंसस देखेंगे, जो कि आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, आईएएस और मतलब किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम या जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि सेंसस का आंकड़ा जब तक कि नया सेंसस नहीं हो जाता है, जनगणना नया 2027 वाला आंकड़ा नहीं आ जाता है, तब तक ये 2011 का ही सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, जनसंख्या से, ये जनगणना से, ठीक है। 2011 वाला जो जनगणना है ये, उससे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे किसी भी स्टेट में भी, या फिर आईएएस में भी, या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन में। तो उससे देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 का जनगणना है, ठीक है, अंतिम आंकड़ा है 2011। देखिए कुल जनसंख्या कितना था भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। कुल जनसंख्या कितना, तो 1,21,58,977 था, ठीक है। कितना, 1,21,58,977। कई बार ये आंकड़ा भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे कि 1,21,58,977 कुल जनसंख्या था भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। और ये कितने कितने परसेंट लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और कितने परसेंट लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 68.9% लोग जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। 68.9% लोग जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और 31.1% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब कि 31.1% शहरी क्षेत्रों की आबादी है और 68.9% ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी है। ये ध्यान रखेंगे कि भारत में 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 68.9% आबादी ग्रामीण जनसंख्या की है, और ये 31.1% शहरी जनसंख्या है। ध्यान रखेंगे इसको। और दशकीय वृद्धि पूछा जाता है, दशकीय वृद्धि से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दशकीय वृद्धि कितना हुआ था 2001 से 2011 के बीच। तो दशकीय वृद्धि हुआ था 17.7%, 17.7%। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि कितना हुआ था, तो 17.7%, 17.7% हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। और ये लिंगानुपात कितना है भारत का, तो लिंगानुपात है 943, ठीक है। लिंगानुपात भारत का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 है, 943 है। ध्यान रखेंगे 943 मतलब 943 है लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 है। ध्यान रखेंगे, आंकड़ा से क्वेश्चन, मतलब कि जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। ये 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका इस शब्द से इस जनगणना कराया गया था, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और देखते हैं ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी। तो पहली बार जो जनगणना कराई गई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, ठीक है। ये वायसराय था उस समय, ये गवर्नर जनरल होगा, ठीक है।
नहीं, 1858 के बाद तो वायसराय हो गया था ना। तो 1872 ईस्वी में ये वायसराय था लॉर्ड मेयो, उसी के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना भारत में कराई गई थी। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी। तो 1872 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड मेयो वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, और ऐसे टोटल मतलब कि मिला दिया जाए तो ये 15वीं जनगणना थी, और ऐसे देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी 2011 की। अभी तक कोविड के कारण 2021 में होना था, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया जनगणना, क्योंकि बीच में कोविड महामारी आ गया था। ठीक है, कोविड-19 आ गया था, इस वजह से जनगणना नहीं हो पाया, और अभी पुराना आंकड़ा ही पूछे जाते रहेंगे। अभी 2027 में जनगणना होगा, मार्च अप्रैल तक हो सकता है पूरा आंकड़ा आ जाए, तो फिर 2027 में फिर जो आगे एग्ज़ाम होगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अभी उसके पहले तक 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। ध्यान रखेंगे कि जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। और देखते हैं, ये 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर व्यक्ति रूप में कितना है। तो 17.7% ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी। तो 17.7% ये दशकीय वृद्धि हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी जनरल में भी या फिर पीसीएस में भी, किसी भी पीसीएस में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और देखते हैं कुछ आंकड़े। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र कितना है। तो 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा है। ध्यान रखेंगे, भारत का जो जनसंख्या है विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। ध्यान रखेंगे, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है। तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वां है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 121.08 करोड़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 121.43 करोड़ के लगभग बराबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। ध्यान रखेंगे, यह वृद्धि विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राज़ील 19.5 करोड़ से थोड़ा ही कम है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी। 2001 में कितनी थी। तो 102.87 करोड़ थी जनसंख्या 2001 में, लेकिन 2011 तक बढ़कर कितनी हो गई। तो 121.08 करोड़ हो गई। भारत की जनसंख्या कितनी हो गई 2011 में। तो 121.08 करोड़ हो गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 121.08 करोड़ है,
वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? तो 17.7% है। 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुई थी कितनी हुई थी? तो 17.7% है। डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो 17.7% रही है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि 1.64% रही है। ठीक है, दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। ये ध्यान रखेंगे, आंकड़े पूछे जाते हैं दशकीय भी और वार्षिक भी। तो दशकीय कितनी वृद्धि रही है 2001 से 2011 के बीच? तो 17.7%। और वार्षिक कितनी रही है? तो 1.64%। और देखते हैं आंकड़ा 2011 से 2021 के दशक में जनसंख्या में ह्रास -0.31% की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास हुई थी, -0.31% की स्थिति आई थी, जनसंख्या ह्रास हुआ था 1911 से 1921 के बीच। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई थी। इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। 1921 का जो वर्ष था, इसको जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। तो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इससे जो पहले जनगणना हुआ था, ये 1911 से 21 का काल, इसमें ह्रास हुआ था जनसंख्या का महामारी और अकाल के कारण। लेकिन 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई थी। कब जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी थी? भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई थी। इसके पश्चात 1971 से 81 में 24.66% की वृद्धि हुई। उसके बाद 1981 से 91 में 23.87% का स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1991 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 21.54% थी। ठीक है, कितनी थी? 1991 से 2001 1991 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 21.54% हो गया। और 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 2001 से 2011 के दशक में दशकीय वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही है। ध्यान रखेंगे। और 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के संदर्भ में 2001 से 2011 सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः क्या है? तो ये जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में, तो दादर एवं नगर हवेली में हुई थी। 55.9% की वृद्धि हुई थी। ये पूछा जाता है, लेकिन ये यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी है। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव अब जोड़ दिया गया है इसमें 2020 में। तो ये आंकड़ा उस समय का मतलब 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई थी कहाँ हुई थी? तो दादर एवं नगर हवेली में 55.9% हुई थी। और नागालैंड में सबसे कम दशकीय वृद्धि रहा था, निगेटिव चला गया था,
0.6% रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हुई थी? तो दादर नगर हवेली में 55.9%। ये लेकिन यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी, लेकिन अब इसमें दमन दीव भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, दादर नगर हवेली में, लेकिन ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में सबसे अधिक मेघालय में वृद्धि हुई थी। ठीक है, मेघालय में, ध्यान रखेंगे, मेघालय में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ? तो नागालैंड में माइनस में चला गया था, -0.6% रहा था दशकीय वृद्धि। ध्यातव्य है कि 2001 के जनगणना में नागालैंड में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 64.53% थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि 2001 से 11 में निगेटिव चला गया था, ये ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन है? तो नागालैंड में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुई थी, उनमें नागालैंड में सबसे कम वृद्धि हुई थी, माइनस में चला गया था, -0.6%। और उसके बाद केरल था 4.9%, उसके बाद लक्षद्वीप था 6.3%, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो 6.9 था। इसका सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी दशकीय, तो इसको याद रखेंगे, नागालैंड को, उसके ऊपर केरल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषी राज्यों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अलोकित। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे बिहार में हुआ था, हिंदी भाषी राज्यों में। ठीक है, बिहार में 25.4% दशकीय वृद्धि है। ठीक है, बिहार में दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? तो 25.4% हुआ था। कितना? 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुआ था, उसमें बिहार का 25.4% है। पूछा जाता है, बिहार वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें, या फिर अन्य स्टेट में भी पूछे जाते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार राज्यों का क्रम देखते हैं। ठीक है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार राज्यों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई थी? तो दादर नगर हवेली में हुई थी। ठीक है, जो कि ये संघ शासित क्षेत्र है। ठीक है, यूटीज है, यूनियन टेरिटोरी है। सबसे ज़्यादा यहीं हुई थी, 55.9%, 55.90%। उससे कम 53.8% दमन और दीव। अब लेकिन ये दोनों को जोड़ दिया गया है, एक ही यूटी बना दिया गया है इन दोनों को। ठीक है, और लेकिन राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी? तो मेघालय में। ये पूछा जाता है ज़्यादा। ठीक है, कि राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? तो ये दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा राज्यों में, तो मेघालय में राज्यों में प्रथम था, 27.9% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि राज्यों में कहाँ? तो मेघालय में हुई थी, 27.9% की। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में वृद्धि हुई थी 26%, और बिहार में हुई थी 25.4% की दशकीय वृद्धि। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा राज्यों में कहाँ? तो मेघालय में। और सबसे कम कहाँ दशकीय वृद्धि हुई थी? तो आप लोग को पता है कि नागालैंड में। अभी आपने देखा है निगेटिव चला गया था, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? तो दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि, जो कि यूटी है, 55.9% हुआ था। उसके बाद दमन दीव में 53.8% हुआ था। मेघालय में राज्यों में सबसे अधिक हुई थी, 27.9%। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और आंकड़ा देखते हैं, आंकड़े से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2011 में कितना जनसंख्या था भारत का? तो 1,21,08,54,977 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1,21,08,54,977 था जनसंख्या
भारत का 2011 में, ठीक है। और नगरीय प्रतिशत कितना था, तो नगरीय प्रतिशत जो था 31.1% था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 31.1% नगरीय जनसंख्या था भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। और दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, तो 17.7% दशकीय वृद्धि हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, आंकड़ा ऐसा पूछे जाते हैं। दशकीय वृद्धि कितनी, तो 17.7%। और वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी, तो 1.64% हुआ था, ठीक है, 1.64%। और लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है 943 है। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि 2001 में कितना लिंगानुपात था, तो 933 था। ये 10 बढ़ कर के 943 हो गया था, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और साक्षरता कितनी है भारत की, तो साक्षरता है 73%। 76 ये साक्षरता है भारत की। साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है, ध्यान रखेंगे 73%, ठीक है। 73% साक्षरता है, 73.0, ठीक है, %। और पुरुष साक्षरता कितनी है भारत की, तो पुरुष साक्षरता है 80.9% पुरुष साक्षरता है, ठीक है। 80.9% पुरुष साक्षर हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। और महिलाएं कितनी साक्षर हैं, तो 64.6% साक्षरता है महिलाओं की भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। टोटल साक्षरता कितना है, तो 73% है, 73%। और पुरुष साक्षरता कितना है, तो 80.9%। और महिला साक्षरता कितना है, तो 64.6% है, ध्यान रखेंगे। और जनघनत्व कितना है, मतलब प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, जनघनत्व, तो 382 है, ध्यान रखेंगे 382 है जनघनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व है 382 है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे किसी भी एग्जाम्स में, तो या तो फिर पीसीएस में या फिर जनरल कंपटीशन किसी में भी पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जब तक कि कोई मतलब 2027 वाला जब तक जनगणना नहीं हो जाता है तब तक के लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। 382 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग में रहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। आगे देखते हैं, लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 की स्थिति देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ की है, किस राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है, तो 1084 है लिंगानुपात केरल का। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो केरल का है 1084 है, 1084, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, 879 है, 879। सबसे कम लिंगानुपात कई बार पूछा जाता है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा है, 879, 879 है इसका लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, तो केरल का है 1084, ठीक है। और देखते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात वाला राज्य कौन, यूटी कौन है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात, तो पुदुचेरी की सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में। कितना, तो 1037 है पुदुचेरी की, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात तो पुदुचेरी की 1037 है, ये भी पूछा जाता है। और सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है, तो दमन एवं दीव का है, ठीक है, दमन एवं दीव का 618 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन घनत्व से संबंधित, ठीक है, जन घनत्व की दृष्टि से 2011 की स्थिति देखते हैं। सर्वाधिक जन घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक जन घनत्व है बिहार का, 1106 है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व किस स्टेट का है, तो बिहार का है, 1106 है, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम जन घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जन घनत्व
किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है, ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का है, 1106 है। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व किसका है? तो दिल्ली का है, ये ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? तो दिल्ली का है, 11,320 है। और सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ठीक है, अंडमान व निकोबार का 46 है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? तो दिल्ली का है। और सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व किसका है? तो अंडमान निकोबार का है, ठीक है। और राज्यों में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? तो बिहार का है। और सबसे कम जनघनत्व बिहार में ये क्या है? राज्यों में किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता की दृष्टि से 2011 की स्थिति। तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, 94% है, ठीक है। 94% साक्षरता है केरल में, सबसे ज़्यादा राज्यों में। और सबसे कम साक्षरता की कहाँ की है? तो बिहार की है, 61.8% बिहार की साक्षरता है, सबसे कम है, ठीक है। राज्यों में सबसे कम किसकी? तो सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार है, 61.8% है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? तो केरल की, 94% है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किसकी है? तो लक्षद्वीप की है, क्या ध्यान रखेंगे, 91.8% साक्षरता है लक्षद्वीप की। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो लक्षद्वीप का है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। केंद्र शासित, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता तो लक्षद्वीप की 91.8%। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किसकी है? तो दादर व नगर हवेली की है, दादर नगर हवेली की 76.2%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और भी डाटा थोड़ा देखते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार, तो अब लद्दाख और ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को जब यूटी बना दिया गया 2019, क्या बोलते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 2 यूटी बना दिया गया, तब से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया क्षेत्रफल के अनुसार वो हो गया है लद्दाख हो गया है, ठीक है, लद्दाख हो गया है सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? लद्दाख हो गया है, लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्रफल है, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की स्थिति देखते हैं, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो दिल्ली है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 19.981 करोड़ है, ठीक है, 19.981 करोड़, मतलब
20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, वो 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो लगता है 25 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 19.98 करोड़ है। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या का 16.51% आता है। ठीक है, 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का। ठीक है, 11.23 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 10.409 करोड़ है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत पूछा जाता है, 8.6% बिहार का जो कुल भारत की जनसंख्या का कितना बिहार के पास है, तो 8.60% है, 8.60%। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा स्टेट है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से 5 केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला दिल्ली है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और फिर पुदुचेरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर पुदुचेरी। ध्यान रखेंगे, इनसे काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी जब तक कि अब नेक्स्ट जनगणना 2027 वाला कंप्लीट नहीं हो जाता है, 2027 में हो सकता है कि आंकड़े आ जाएं, मार्च अप्रैल तक शायद आ जाए, तब फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक कि जनगणना नहीं हो जाता है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये आंकड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये भारत की ये जनगणना जो 2011 में हुआ था उसका फाइनल डाटा है, उसी के अनुसार बनाया गया है ये वीडियो। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, या IAS या PCS या फिर जनरल कंपटीशन, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ये आंकड़े वाले क्वेश्चन 1-2 हर जगह पूछे ही जाते हैं, तो इसको ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।